चलिए सेटल हो जाइए बच्चों फटाफट से, फिर आगे का हम लोग डिस्कशन शुरू करें थोड़ा सा। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम सर। जय हो जय हो। आज लग रहा है सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। क्या हाल है सर के? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा कुछ सेंटर आज ऑनलाइन जुड़े होंगे है ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। कल मैंने आपको सूडो फोर्स के बारे में पढ़ाया था, कुछ सूडो। जय हो जय हो, जय श्री राम। सूडो फोर्स की कहानी बताई थी, कुछ सवाल किए थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हुआ था। आज उसे डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। बच्चों कल मैंने आपको एक सवाल भी दिया था सॉल्व करने के लिए। गुड मॉर्निंग। बच्चों कल एक सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए, उम्मीद करता हूं तुम सबने एक बार अटेम्प्ट मारा होगा उसको। सूडो फोर्स का सवाल था। सवाल बच्चों कुछ ऐसा था कि एक वेज है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड पे ये वेज रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, कहीं पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और बच्चों इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम का, कैपिटल एम का वेज है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और आपसे सवाल में पूछा गया था बच्चों कि इसको किस डायरेक्शन में और किस एक्सेलरेशन से ले जाएं कि ये फ्री फॉल करने लगे। मतलब इसमें जो है ये जो स्मॉल एम है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरने लगे, फ्री फॉल हो जाए। बच्चों किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया था क्या इस सवाल को? नहीं किया है अटेम्प्ट? चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। सारे देखिए किया था बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। क्या थॉट प्रोसेस था बेटा? तो मैंने इसमें mg के बराबर ले लिया ma cos थीटा को। एम जी के बराबर ले लिया एम ए कॉस थीटा को, ओके ठीक है। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो बेटा आप ये बताइए कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। राइट की तरफ ले जाना चाहिए तब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, या लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहिए तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा? क्या लगता है आपको? लेफ्ट ले जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राइट की तरफ ले जाएंगे तो बच्चों फिर चांसेस बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो एक ही ऑप्शन है कि लेफ्ट की तरफ अगर आप ए एक्सेलरेशन से ले जाएंगे, हाँ, तो चांस बनता है कि ये जो स्मॉल एम है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरना शुरू कर दे, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसके फ्रेम में बैठ के छोटे वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से, इसका मास m है तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है बच्चों। उसके अलावा बेटा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों कोई फोर्स मैं भूल रहा हूं क्या? इसके फ्रेम से देख रहे हैं इसको और ये पूरा एक्सीलरेट कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, कोई और फोर्स लगेगा क्या बच्चों? राइट की साइड ma। राइट की साइड में लगेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चे इसको? बिल्कुल सही बताया आपने, सूडो फोर्स, वेरी गुड, एमए बिल्कुल सही है। अब बच्चों आप देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा जिसको क्लिक कर जाए वो बताइएगा, जिसको नहीं आइडिया लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को थोड़ा दिमाग चल जाए तो बताइएगा। बेटा अगर हम चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से गिरे, तो मुझे एक चीज बता दो, क्या कंडीशन होगी कि नीचे जी एक्सेलरेशन से गिरना शुरू कर दे, फ्री फॉल होना शुरू कर दे? जिसके भी दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा हो, सही गलत की परवाह मत करिए, गलत होगा तो मैं समझाऊंगा, सही होगा तो बढ़िया है। सवाल में पूछा गया बच्चों कि इसको फ्री फॉल होना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरना है, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या कंडीशन हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरना शुरू कर दे? आप में से कोई बच्चा जिसके दिमाग में आ रही हो चीज? चलिए मैं थोड़ा सा मदद करता हूं बच्चों। देखिए ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये सूडो है, ठीक है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है क्या बच्चों, ये सूडो फोर्स?
ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा। ये तो हम लोग इसलिए लगा दिए ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगा पाए। तो आप देखो बच्चों, रियलिटी में इस ब्लॉक पे ना केवल दो ही फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो एमजी एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा क्या लग रहा है बच्चों? नॉर्मल। यही फोर्स लग रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरे तो क्या बच्चों नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाए? अगर नॉर्मल जीरो हो जाए बच्चों, इस पे लगने वाला ये वाला फोर्स अगर जीरो हो जाए तो फिर कौन सा फोर्स बचेगा जो इस पे लग रहा होगा? बोलो बेटा। mg। तो क्या mg की वजह केवल, अगर केवल mg ही लग रहा होगा तो क्या उसको नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा? बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो कहीं से करके नॉर्मल जीरो कर देना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, नॉर्मल जीरो करना है तो एक काम करते हैं, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, नॉर्मल वाली डायरेक्शन में। चलिए ठीक है। तो बेटा नॉर्मल की डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चों? परपेंडिकुलर टू, मतलब ये वाला कंपोनेंट मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा mg का? कोई बच्चा बताना चाहे? mg cos, mg sin। साइन आएगा। और इधर वाला बेटा? ये वाला cos आएगा और ये वाला sin आएगा। श्योर, मैं ये वाला थीटा ले रहा हूं बेटा। देखिए, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, जो कि 99% केसेस में थीटा रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन वो mg cos थीटा होगा। मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये mg cos थीटा होगा। सर ऐसे कैसे ये mg cos थीटा हो गया? मैं समझा देता हूं आपको। देखिए बेटा, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बच्चों कितना हो जाएगा फिर अलोंग द इंक्लाइन? बच्चों प्लीज इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। ये आपको मतलब ऐसा मान लीजिए एकदम कंठस्थ होना चाहिए, आपको थीटा वीटा निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये mg cos थीटा, mg sin थीटा बिना देखे लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? उसके बाद अगर आप बच्चों, ये तो नॉर्मल हो गया, mg के दो कंपोनेंट ले लिए, तो अब आप इसके बारे में कंसीडर मत करना, ये mg sin थीटा, mg cos थीटा। अच्छा बच्चों, ma इधर लग रहा है, ठीक है, ma इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो मुझे बता दो बच्चों, ma का नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा? ma का नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? ma sin थीटा। बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, मैं लिख देता हूं इधर ma sin थीटा। बोलिए बच्चों, मानते हो? यस सर। और ma का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा? इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ma cos थीटा आएगा। बिल्कुल सही बात है। हालांकि उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग को समझाने के लिए मैं लिख देता हूं ma cos थीटा। अब बच्चों ये वाले डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्सेस देखिएगा, तो मैं लिख सकता हूं नॉर्मल प्लस ma sin थीटा बराबर कितना लिख दूंगा बच्चों? नॉर्मल प्लस mg cos थीटा। बोलिए सही है ना बेटा? यस सर। अगर मैं चाहता हूं कि केवल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरे तो क्या चीज जीरो होनी चाहिए बच्चों? तो नॉर्मल को जीरो कर दीजिए। जैसे ही नॉर्मल जीरो करेंगे, देखिए बेटा क्या बन जाएगा, ma sin थीटा बराबर mg cos थीटा। यहां से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकालनी है तो g cos थीटा, g cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ जाएगा, यानी बच्चों g cot थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर इस एक्सेलरेशन से आप ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचेंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा। बच्चों थोड़ा सा रिजल्ट लिख लीजिए, फिर मैं इसको मतलब इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट भी दिमाग में रखिएगा। बना लीजिए सिचुएशन और सब कुछ नोट कर लीजिए। किसी को कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, डाउट है तो पूछ लीजिए।
नरनौल पाठशाला, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक ठीक। बच्चों जैसे ही हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक बच्चों, बदल दूं, स्लाइड बदल दूं? यस सर। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए बच्चों। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, जिनका हो गया बेटा हेडिंग डाल दीजिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में डाल लीजिएगा बच्चों, ट्रांसलेशनल। मेन हेडिंग हो जाएगी इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में ट्रांसलेशनल। इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मैं लिख देता हूं, ये बच्चों हेडिंग है। आप चाहो तो इक्विलिब्रियम लिख लो ब्रैकेट में ट्रांसलेशनल, या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिख लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में ट्रांसलेशनल, और चाहे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज। चलिए बच्चों थोड़ी देर बोर्ड पे देखिए, थोड़ी देर बच्चों बोर्ड पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, है ना। पूरा डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा इक्विलिब्रियम के बारे में। बच्चों अच्छा, जैसे आप इक्विलिब्रियम नाम सुनते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है कि क्या होता होगा इक्विलिब्रियम? मतलब आपके हिसाब से क्या होता है इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अगर कोई आपसे कहे, हाँ बोलिए। F-net 0। F-net 0 हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बच्चों कुछ बताना चाहेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में? सभी फोर्सेस आपस में बैलेंस। सारे फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए बच्चों होता क्या है एक्चुअल में। बच्चों मैं स्लाइड वो लगा रहा हूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, किसी का रह गया हो तो आप वापस से नोट्स देख के नोट कर लीजिएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहे या फिर ट्रांसलेटरी मोशन करे, मतलब रेस्ट पे रहे या फिर यूनिफॉर्म मोशन करे, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। कहने का क्या मतलब बच्चों, कि जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट एक्सेलरेशन है ना, वो 0 होना चाहिए। अच्छा, मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहा है, एक्चुअली बच्चों जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, जैसे मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो कोई ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम होने की 2 कंडीशन है बेटा। कौन कौन सी कंडीशन है सर? एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसलेशनल बच्चों, ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है अगर कोई आप में से बताना चाहे? ट्रांसलेशनल जैसे हम लोगों ने लिखा, तो ट्रांसलेशनल का क्या मतलब होता है, कोई बताना चाहेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ठीक है, ओके। रोटेशनल का क्या मतलब होता है बच्चों? सर्कुलर पाथ में मूवमेंट, चलिए ठीक है, खैर। तो जब मैं आपको रोटेशन शुरू करूंगा तो इसमें बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। फॉर टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए, जब किसी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम लोग 2 इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सेलरेशन ना हो,
कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो। रोटेशनल का क्या मतलब होता है बच्चों कि एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो। तो ट्रांसलेशनल का मतलब कि लिनियर एक्सेलरेशन ना हो, रोटेशनल का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो। तो जब मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो उसका दोनों मतलब दोनों कंडीशन होने चाहिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि हाँ वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? ट्रांसलेशनल वाले, मतलब लिनियर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है ना, फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो हम केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को ही अपना अभी हम डिस्कशन करेंगे। जब मैं आपको रोटेशन में टॉर्क पढ़ा दूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा दूंगा, तब हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। तो पढ़ना हमको ये भी है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले ये पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट जैसे ज्यादातर केसों में बच्चों रेस्ट पे रहे, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये अब ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों की ग्रेविटी जितने फोर्स से खींच रही है उतना ही फोर्स मैं ऊपर लगा दे रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ये रोटेट भी नहीं कर रहा है ना, देखिए रोटेशन भी नहीं हो रहा है इसमें। इसका मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पे लगने वाले सारे टॉर्क का सम जीरो है। लेकिन फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बच्चों कब अचीव होता है? फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जैसा आप में से बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही बताया है कि सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन है बच्चों जो मैं आगे लिखने जा रहा हूं ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि सारे फोर्सेस का जो सम है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ये जो है बच्चों जीरो होना चाहिए, है ना। जितने भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उन फोर्सेस का वेक्टर सम कर दिया जाए तो वो जीरो होना चाहिए। अच्छा, जीरो होना चाहिए इसका मतलब क्या है बच्चों की? देखिए, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, और जेड डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज बच्चों नॉन जीरो हो गई, मतलब एक्स एक्सिस का समेशन जीरो नहीं हुआ, या वाई एक्सिस का समेशन जीरो नहीं हुआ, या जेड एक्सिस का समेशन जीरो नहीं हुआ, इनमें से एक भी चीज नॉन जीरो हो गई, तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो आपका बच्चों समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ जेड जीरो होना चाहिए। तीनों डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को अगर जोड़ा जाए तो उसका आंसर जीरो आना चाहिए। ऐसे बच्चों इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा कंडीशन जहां पे ऑब्जेक्ट के पास ना लिनियर एक्सेलरेशन हो ना एंगुलर एक्सेलरेशन हो। लेकिन हम अपने चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में, अपने डिस्कशन को केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तक लिमिट रखेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? जहां पे ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सेलरेशन, नेट लिनियर एक्सेलरेशन जीरो हो। उस नेट लिनियर एक्सेलरेशन को पाने के लिए बच्चों आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो का मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ एफ जेड जीरो। ठीक है बेटा, तो आप इतना सब कुछ लिख लीजिए, मैं यहाँ एक दो पॉइंट आपको लिखवा देता हूं। लिखिए बच्चों, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट हैज टू बी, for equilibrium object has to be in translational, object has to be in translational and rotate। दोबारा से बोल दीजिए सर, हमारी क्लास चेंज हुई है, ठीक है, ठीक, दूसरी क्लास भी हो रही है। ठीक, लिखिए, for equilibrium, for equilibrium object has to be, for equilibrium object has to be in translational, for equilibrium object has to be in translational and rotational
इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली इसके कहने का बच्चों बस इतना मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको ट्रांसलेशनल में भी होना है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है, दोनों। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। फॉर इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन फॉर इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट हैज, वही कर रहे बेटा, एक ही लाइन बोली है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। For equilibrium, object has to be in translational and rotational equilibrium simultaneously। ठीक है, अगली लाइन लिखिए बच्चों। In this chapter we will discuss in this chapter we will discuss translational equilibrium only। In this chapter we will discuss translational equilibrium only। अगली लाइन लिखिए बच्चों। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसके बाद बच्चों ये लिखना है आपको, है ना, बोर्ड पे देख लीजिए एक बार, ये लिखना है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ना आपको यहां से। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एफ नेट 0 इट मींस समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ जेड, सब 0। ठीक, तो बच्चों बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये भी होना जरूरी है, ये भी होना जरूरी, ये भी होना, ये तीनों कंडीशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी सही नहीं हुई, मान लीजिए समेशन ऑफ एफ वाई नॉन जीरो हो गया कि वाई डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस को सम किया तो वो 0 नहीं आ रहा है, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं बचेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। किस तरह के सवाल बनते हैं बच्चों, तो मैं एक सवाल लेता हूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल बनते हैं और कैसे उनको डील करना है। जैसे बच्चों ये सवाल देखिए, बच्चों इस सवाल में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर इफ ऑल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। तो बच्चों F1 और F2 की वैल्यू हमको बताना है अगर इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे सारे फोर्सेस का सम 0 है। मतलब बच्चों ये बोला गया कि अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है या इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 है तो F1 और F2 की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं डिस्कशन। आपको क्या लगता है, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। बताओ बच्चों ये जो फोर्सेस हैं F1 और F2, इनके कंपोनेंट्स देखिए बच्चों, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। आप एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लीजिए, वाई एक्सिस के अलोंग ले लीजिए, या फिर इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले लीजिए और उसके परपेंडिकुलर ले लीजिए। तो आप क्या चाहते हैं, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कंपोनेंट्स लिए जाएं या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग लिए जाएं? बोलिए बेटा, आप जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा कर लेंगे हम लोग। एक्स एक्स मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले ले बच्चों, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ले लें? बोलिए, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले लेते हैं। चलिए देखिए,
तो जो अगर इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग लेंगे तो देखिए जैसे ये एक एक्सिस हो गई। हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट लेने हैं, ठीक है, और ये दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, ठीक है। अब बच्चों आपको देखना है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट पे सारे लगने वाले फोर्सेस का सम 0 है, इसका मतलब बच्चों इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए और उसके परपेंडिकुलर भी सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि फिर वो एक्सेलरेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके अलॉन्ग फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेना चाहिए। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये जो मान लीजिए मैं इसको वाई वाई डैश बोल देता हूं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है। बच्चों एक तो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है तो मैं प्लस 10 न्यूटन लिख देता हूं। और बच्चों इस एक्सिस के अलॉन्ग और कौन सा फोर्स लग रहा है? जैसे ये एंगल 60 डिग्री है तो बेटा ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो F1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा वाई वाई डैश के अलॉन्ग? F1 sin 60 आएगा या F1 cos 60 आएगा? तो मैं लिख देता हूं बच्चों, देखिए F1 sin 60 और बच्चों 10 और F1 sin 60 मिलके, यानी F1 sin 60 इधर आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत आसान सवाल होते हैं, एक बार आप समझ जाओगे ना तो खुद सारे सवाल कर लोगे। F1 sin 60 इधर आ गया, ठीक है, F1 sin 60 इधर आ गया और 10 पहले से ही था, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों 10 का कौन सा कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आएगा? देखिए 60 है, ये 30 तो ये 60 हो जाएगा। तो 10 का कौन सा कंपोनेंट आएगा बच्चों? 10 cos 60। तो ये बच्चों अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो इस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस क्या इस डायरेक्शन के फोर्सेस के साथ बैलेंस हो जाएंगे? बोलिए बेटा। तो बच्चों यहां से देखिए फिर लिख दीजिएगा 10 प्लस F1 sin 60। F1 sin 60 का मतलब हो गया बच्चों sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 cos 60 का मतलब 1/2, है ना। तो यहां से बच्चों कैंसिल होके वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 10 प्लस F1 √3/2 बराबर 5। बच्चों दोनों साइड से 10 माइनस कर देंगे तो F1 √3/2 बराबर 5 माइनस 10 कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा ना बच्चों। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? -10/√3। बच्चों माइनस साइन क्या दिखाता है आपको? हाँ, F1 बच्चों एक्चुअल में इधर नहीं आएगी बल्कि F1 का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। बोलिए ठीक है। तो F1 की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया, तो F1 का हमारा डायरेक्शन इधर होगा, है ना, और F1 की जो वैल्यू होगी वो 10/√3 होगी। बोलिए बच्चों ठीक है, सबको क्लियर है ये? अब उसके बाद अगला हमको बताना है बच्चों F2 के बारे में। तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बता दो किसके अलॉन्ग फोर्सेस के कंपोनेंट्स लिखने चाहिए? इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों F1 का इधर कंपोनेंट लेंगे इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग तो कितना आ जाएगा? F1 cos थीटा, तो F1 cos 60 हो जाएगा। बोलिए ठीक है बेटा। तो F1 cos 60 इधर आ गया। और कौन सा फोर्स आएगा बच्चों? F1 cos 60 इधर आ गया। और बोलिए बेटा। 10 sin 60, क्या 10 sin 60 भी लिख देना सही है? बोलिए बेटा। है ना, 10 का sin 60 कंपोनेंट इधर आ जाएगा और उन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा होगा बेटा? F2। तो F1 की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने निकाल रखी है -10√3। तो -10√3 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2। बोलिए ठीक है ना बेटा। अब 10 sin 60 की वैल्यू रखेंगे तो 10 sin 60 है √3/2 और ये बराबर है तुम्हारे पास F2 के। तो बच्चों यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5/√3 +5 √3, है ना, 2 से कैंसिल करेंगे 5√3 बराबर F2। एक काम करते बच्चों ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में, तो देखिए बन जाएगा -5/√3 और ऊपर इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 15 बन जाएगा और नीचे √3 बच जाएगा और बराबर F2 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15√3 -5√3 कितना बन जाएगा? बोलिए 10/√3। तो क्या बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब F2 जिधर लग रहा था उधर ही लगेगा, बस F1 की डायरेक्शन जो पहले थी उसके ऑपोजिट आएगी। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, है ना। ये F2 की वैल्यू हो जाएगी 10/√3 और F1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 10/√3, दोनों 10/√3 आएंगी और डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेंगी। बोलिए समझ गए बच्चों आप?
ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, जैसे 5√3 है तो 5√3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये √3 मिलके 3 बन जाएगा, तो 5 × 3 15 हो जाएगा, और √3 ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 15/√3 माइनस 5√3। तो जब एलसीएम लोगे तो √3, 15 माइनस 5 10, तो 10/√3। बच्चों हो जाए तो बताइएगा, फिर एक सवाल आप लोग करिएगा। ठीक बच्चों, करूं मतलब शो करूं जो सवाल आपको करना है? ठीक, घबराइएगा नहीं, जो पढ़ा है उसी पे बेस सवाल है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है बच्चों। ये रहा सवाल। अब स्लाइड के लिए बैक करने के लिए मत कहिएगा, सवाल कर लीजिए, फिर जिसका रह गया है फिर वो वापस से देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान सवाल है बेटा, एक्स और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, बस आपको एक चीज करना है कि समेशन ऑफ एफ एक्स 0 कर दीजिएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 कर दीजिएगा, वाई डायरेक्शन पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 कर दीजिएगा, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ये आपको ये बताना है बेटा, एक्स की वैल्यू बतानी है। का आंसर आ गया हो, बताना चाहे तो फील फ्री, बता सकते हैं आप। सबका 3 आ रहा है एक्स का वैल्यू? यस सर। ठीक, बच्चों एक बार हाथ उठाइए तो कितने बच्चों का आंसर आ गया, तो मुझे आइडिया लग जाए थोड़ा, कितने बच्चों का आ गया है? मथुरा, देवरिया, ठीक, मथुरा पाठशाला 202 आया है बच्चों आप लोग का आंसर? 202 कुछ का आया है। सिरसा पाठशाला कितने बच्चों का आ गया सिरसा में? हाँ यस। ओके, कुछ बच्चे हैं। मुरादाबाद पाठशाला 10 रूम नंबर 2, ओके। हल्द्वानी पाठशाला कितने बच्चों का आ गया? हल्द्वानी पाठशाला कर रहे हैं अभी सॉल्व। 3 वाले का 3 में कितने बच्चों का आ गया? 3 वाले हाथ उठाइए। अच्छा 3 में काफी सारे आ गए, ठीक। रायबरेली पाठशाला, रायबरेली 205 कितने बच्चों का आ गया है? हाथ उठाइए। 1
Yes, sir. ठीक, नरनौल पाठशाला 03। अरे वाह, गुड गुड। 3 अयोध्या, ठीक। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना था, कहाँ गड़बड़ हुई है और कैसे एक्सपेक्टेड था सॉल्व करना। देखिए जरा ध्यान से। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप सबने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फोर्सेस के कंपोनेंट्स लिए होंगे, है ना बच्चों? तो वाई एक्सिस और ये ऐसी हमारी एक्स एक्सिस। चलिए बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे जितने लगने वाले फोर्सेस है पहले उनको जीरो करते हैं। तो एक्स एक्सिस में बच्चों अगर मैं फोर्सेस के कंपोनेंट लूं तो 2 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, मानते हो ना? हाँ, 2 साइन 45 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 2 साइन 45, ओके। और फिर बच्चों 1 का भी कंपोनेंट आ जाएगा, है ना? 1 का, तो 1 का कंपोनेंट आ जाएगा 1 साइन 45। हाँ, 1 cos 45 लिख दो या 1 sin 45, दोनों चल जाएगा। 1 बाई रूट 1 इंटू 1 बाई रूट 2। तो बच्चों अगर मैं एक्स एक्सिस के फोर्सेस का जीरो करूं तो 2 इंटू रूट 2, बच्चों ये तो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो माइनस रूट 2। और बच्चों ये जो लग रहा है वो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो प्लस 1 बाई रूट 2 और F1 है। और बच्चों देख लेना कोई फोर्स मिस तो नहीं कर रहा हूं। 2 का ध्यान रख लिया है, 1 का ध्यान रख लिया है, F1 रख लिया है, बराबर जीरो कर देंगे। बोलिए बच्चों, ठीक है? Yes, sir. तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों इसको रूट 2 से डिवाइड कर देता हूं और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये बन जाएगा माइनस 2 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस F1 बराबर जीरो। तो बच्चों देखिए यहां से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, तो माइनस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, तो F1 बराबर प्लस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। बोलिए सही है बच्चों? Yes, sir. तो F1 की वैल्यू तो बच्चों देखिए प्लस 1 बाई रूट 2 आएगी। ठीक है, कितने बच्चों का F1 सही आ गया था? हाथ उठा दीजिए जरा। F1, वेरी गुड। F2 का देखिए, तो F2 को जीरो, F2 की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों y एक्सिस के अलोंग फोर्सेस जीरो करने पड़ेंगे, तो 2 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा y एक्सिस के अलोंग। तो 2 cos 45, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2। ये देखिए बच्चों 2 का कंपोनेंट अगर आप y एक्सिस के अलोंग लेंगे तो 2 cos 45 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 2 cos 45, ये इसका कंपोनेंट बच्चों ये आ जाएगा 2 cos 45। और किसका बचेगा? 1 का बचेगा, तो प्लस 1 cos 45, तो ये भी बच्चों 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे होंगे बच्चों? F2 को बैलेंस कर रहे होंगे। बोलिए सही है? Yes, sir. तो बेटा 2 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 तो क्या 3 बाई रूट 2 आ जाएगा? बोलो बच्चों। Yes, sir. ये हो गया, F2 हो गया। अच्छा, सवाल में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ F1 टू F2, F1 बाई F2 निकालना है बच्चों। तो F1 बाई F2 निकालते हैं। देखिए, तो F1 की वैल्यू है 1 बाई रूट 2 और F2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 बाई रूट 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 3 आएगा। सवाल में कहा है कि ये 1:x है, तो x की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. कितने बच्चों को आ गया था 3? एक बार हाथ उठा दो तो। बहुत बढ़िया, समझ में आया बच्चों? सवाल क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, फिर इसी से मिलता जुलता एक और करेंगे। सर स्लाइड बैक कर दो। ये वाला हो गया नोट? यस सर। ठीक है बच्चों, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, है ना? लिखिए लिखिए। हम्म।
हाँ राइट, उसमें बोलेगा अगर सवाल में इक्विलिब्रियम में है तो आप एफ एक्स का सम करके 0, वाई एफ वाई का सम 0 और एफ जेड का सम 0। सर और रुक जाओ, मैं समझ गया तुम कहाँ कर रहे हो, खत्म तो हो जाने दो, बताऊंगा अभी। आप जैसा थोड़ा चलो मेरे साथ चलो। डन है बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक, हाँ ये कोई नोट करना चाह रहा था कर लो बच्चों, जैसे रह जाता है ना तो आप परेशान मत हुआ करो, ये नोट तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, आप जब भी रह जाए आप आराम से उसको देख सकते हो बाद में भी। ठीक, तो बच्चों यहां पे देखिए, कुछ और मैं आप लोगों के साथ सवाल डिस्कशन करता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट बच्चों और देखिए कुछ सवाल। बच्चों देखिए जनरली क्या होता है कि कभी कभार होगा जैसे आपको बच्चों 3 फोर्सेस देगा, ज्यादातर केसेस में 3 फोर्सेस देता है, तो उसके लिए एक तरीका होता है सॉल्व करने का, उसको हम लोग लामीज थ्योरम कहते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर बच्चों 3 से ज्यादा फोर्सेस हैं तो आपको फिर बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। 3 से ज्यादा फोर्सेस, जैसे यहां पे देखो कितने फोर्सेस लगे हैं, 1 2 3 4, 4 फोर्सेस हैं, तो फिर आप जो मैं अभी तरीका बताने वाला हूं वो नहीं लगा पाएंगे, फिर आपको बेसिक से करना है। ठीक है, कि समेशन ऑफ एफ एक्स 0 समेशन ऑफ एफ वाई 0। जैसे यहां पे भी बच्चों इस सवाल में देखो 1 2 3 4, 4 फोर्सेस थे, तो आपको फिर से सवाल सॉल्व करने के लिए बेसिक से करिए, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 समेशन ऑफ एफ वाई। लेकिन अगर बच्चों सवाल ऐसा है कि उसमें 3 ही फोर्सेस लग रहे हैं, आपके एग्जाम में ज्यादातर केसेस में ऐसे सवाल बनेंगे बच्चों जहां पे 3 ही फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा। अगर 3 ही फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों एक हम लोग तरीका अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लामीज थ्योरम। ठीक है, तो मैं आपको लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट बताऊंगा, उससे जुड़े कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा बच्चों, और फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे लामीज थ्योरम। देखिए लामीज थ्योरम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए और उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और वो 3 फोर्सेस मान लीजिए कुछ इस तरह से है, F1, ठीक है, एक F2 और एक मान लीजिए बच्चों F3। अब इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा कि सर आपने तो 90 डिग्री ही डाला है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एंगल पे फोर्सेस लग सकते हैं। मतलब बच्चों ये कोई रैंडम एंगल हो सकता है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। तो बच्चों एंगल आपके कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों आप ये बोल सकते हैं कि F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, मतलब फोर्स उसके ऑपोजिट एंगल का साइन, F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बराबर F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। ठीक है, मतलब ये F2 फोर्स हो गया, उसके ऑपोजिट एंगल साइन बीटा, F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये बच्चों हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली बच्चों जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाले 3 फोर्सेस का सम 0 होता है ना, तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे मैं F1 F2 और F3 बोल दूं कि इन तीनों का सम 0 है बच्चों, तो ये किसी ना किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे F1 F2 F3, तो मान लीजिए मैं F1 ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, और F2 ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, F1 मान लीजिए बच्चों ऐसा है इस डायरेक्शन में, F2 नीचे की तरफ है, तो जो F3 होगा, है ना, आप देखो बच्चों F3 ऐसा है तो ऑलमोस्ट F3 ऐसा है। ठीक है, तो ये बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और उन तीनों फोर्सेस का सम 0 है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे है ऑब्जेक्ट, तो ये तीनों बच्चों एक्चुअली एक ट्राइंगल की साइड्स होंगी, है ना, और वो ट्राइंगल की साइड्स इस तरह होंगी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये बच्चों मिलके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3 ये मिलकर 0 होगा। तो अगर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और उन 3 फोर्सेस के लगने की वजह से ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है,
तो वो तीनों फोर्स एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा F2 अपॉन साइन बीटा बराबर होगा F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये क्यों बच्चों, ये इक्वेशन कहां से आती है? क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और साइन रूल होता है बच्चों, उसमें हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। साइन रूल क्या कहता है? साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट एंगल बराबर साइड लेंथ डिवाइड बाय उसका ऑपोजिट एंगल, साइन उसके ऑपोजिट एंगल का साइन, और साइड उसके ऑपोजिट एंगल का साइन, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो वहां साइन रूल से हमको निकल के आता है। आपको ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है, आपको साइन रूल से मतलब नहीं, आप सिंपल ध्यान रखना। लामीज थ्योरम कहता है अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तीन फोर्सेस और उनकी वजह से ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा F2 अपॉन साइन बीटा बराबर होगा F3 अपॉन साइन गामा। बोलिए बच्चों, याद रहेगा? ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं इस पे, और फिर हम लोग कुछ सवाल सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। लिखिए बच्चों, हेडिंग डाल दिए सब, लामीज थ्योरम। if three forces if three forces if three forces act on an object if three forces act on an object such that if three forces act on an object such that object is in equilibrium, if three forces act on an object such that object is in equilibrium, then object is in equilibrium, then बच्चों देन के आगे डैश करिए, ये डायग्राम ड्रॉ करिए और ये इक्वेशन लिख लीजिए। देन डैश, ये डायग्राम, ये इक्वेशन, उसके आगे फिर मैं और लिखवाता हूं आपको। बच्चों हो गया क्या? देन देन लिखना है बच्चों, और उसके आगे फिर ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये इक्वेशन लिखना है। F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। ठीक, उसके नीचे बच्चों एक अगली लाइन बोल रहा हूं, थोड़ा उसको भी लिख लीजिए ध्यान से। these three forces these three forces these three forces always form a triangle. These three forces will always form a triangle. These three forces have to form a triangle, और these three forces always form triangle. जो भी लिखना चाहें बच्चों, दोनों सही स्टेटमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है
तो ये तीन फोर्सेस को ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। लिख लिया बच्चों? अगला पॉइंट लिखिए, दीज थ्री फोर्सेस are always coplanar. These three forces are always coplanar. These three forces are always coplanar. बच्चों ये कोप्लेनर का क्या मतलब होता है, किसी बच्चों को अगर पता हो कोप्लेनर का क्या मतलब होता है? हाँ, आर इन द सेम प्लेन। देखिए बच्चों बहुत लॉजिकल सी बात है। मान लीजिए जैसे F2 और F3 बोर्ड के प्लेन में है और आपने अगर F1 आउट ऑफ द बोर्ड लगा दिया, मान लीजिए ऊपर की तरफ लगा दिया, तो बच्चों कोई चांस नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में रह पाए, है ना? तो अगर ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो पहली चीज कि लामीज थ्योरम वैलिड होगी, दूसरी चीज कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तीसरी चीज उनको कोप्लेनर होना पड़ेगा। और बच्चों ये भी एक चीज समझिए, अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तो ट्रायंगल बनाना होगा। अगर दो फोर्सेस कोप्लेनर है, मतलब दो फोर्सेस एक प्लेन में है और तीसरा फोर्स अगर आउट ऑफ द प्लेन हो गया तो फिर ट्रायंगल भी नहीं बनेगा, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लामीज थ्योरम वैलिड रहेगी, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और कोप्लेनर होंगे। ठीक है, अगर एक भी फोर्स आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा। क्या बच्चों क्लियर है सबको? बोलिए। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ही तो फॉलो हो रहा है एक्चुअल में। देखिए ट्रायंगल ऑफ, देखिए बच्चों इन्होंने पूछा है, अच्छा पॉइंट पूछा है। देखिए अगर आप बेटा इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, है ना, F2 को F3 के साथ जोड़ेंगे, तो बच्चों मुझे बताओ F1 मिलेगा या F1 के ऑपोजिट वेक्टर मिलेगा? F1 मिलेगा बच्चों या F1 के ऑपोजिट? F1 का ऑपोजिट मिलेगा। तो जैसे अगर आप बच्चों ज्वाइन करो ना F2 और F3, तो एक्चुअल में आपको ऐसा मिलेगा, है ना, जो मैंने रेडिश कलर से ड्रॉ किया F2 प्लस F3, तो ये F2 प्लस F3 है बच्चों, है ना? और F2 प्लस F3 ऐसा है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट लगा हुआ है F1, मतलब जो F1 फोर्स है ना वो F2 प्लस F3 को नलीफाई कर दे रहा है। बोलो ठीक है बेटा? इसीलिए तो देखो, तो हो क्या रहा है, F1 बराबर जो वेक्टर है वो माइनस ऑफ F2 प्लस F3 के बराबर है ना? बोलो सही है बच्चों? क्योंकि F2 प्लस F3 इधर है, F1 उधर है, तो F1 इज माइनस ऑफ F2 प्लस F3, दोनों को इधर ले आओ, तो क्या बच्चों आप यहीं पहुंच जाओगे इस वाली लाइन में? बोलो। हाँ, तो एक्चुअल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है F1, है ना, इसलिए ये फोर्सेस हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। याद रहेगा बच्चों? एक सवाल ले लूं इसी पे, अब लामीज थ्योरम पे। ये बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इससे मिलता जुलता एक सवाल अपने पेपर में देखोगे। बच्चों मैं समय लगा देता हूं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, आराम से करिए, है ना? और फिर आंसर आ जाए तो आप लोग बताइएगा, 1 मिनट का समय है, उससे पहले किसी का आ जाए तो आप आराम से बैठिए। हो गया बच्चों? बता सकते हो अगर आंसर अब आ गया हो तो, किसी का भी आ गया हो बताना चाहे अगर। 1 2 3 4 3 आ रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 C आ रहा है, ओके। और बच्चों कोई कुछ बताना चाहेगा? 2 आंसर आए, एक C आया एक D आया है, और कोई कुछ? आसान है बच्चों, हो सकता है सवाल ये।
तो जैसे ये स्ट्रिंग ए है, ये सी है, ये बी है, तो बच्चों अगर मैं ओ पॉइंट के एफबीडी बना दूं, तो चूंकि लामीज थ्योरम मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो तीन फोर्सेस बच्चों पॉइंट ओ पे ही लग रहे हैं, तो मैं चलिए ओ पॉइंट के एफबीडी बना देता हूं, ये पॉइंट ओ हो गया। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस देखिए बच्चों, एक तो टेंशन एट ए है, ठीक है, और टेंशन इन बी है, और एक हमारा हो गया टेंशन इन सी, ठीक है। तो टेंशन इन ए हो गया, टेंशन इन बी हो गया, और टेंशन इन सी होगी। बच्चों टेंशन इन सी की वैल्यू कितनी होगी, देख के अगर बता पाओ, टेंशन इन सी 900 न्यूटन होगी बच्चों। कैसे बोल पा रहे हैं 900 न्यूटन? बच्चा टेंशन एट सी की जिम्मेदारी केवल यही तो है ना कि 90 जी को बैलेंस कर ले बच्चों, यही तो है ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? तो बेटा देखिए, जैसे ही आपने टीसी 900 न्यूटन निकाला, आपका पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। अब टेंशन एट बी निकालना है बच्चों। देखिए जैसे ये एंगल आपको 37 डिग्री गिवन है, ये वाला, ठीक है, तो आप बच्चों तीनों में से देख लिया करिए कि कौन सा फोर्स बहुत आसानी से निकल पाएगा। जैसे देखिए ये 37 डिग्री है मान लीजिए, तो बच्चों देखिए ये तो एकदम क्लियरली मुझे पता है कि 90 डिग्री है। बोलिए ठीक है बेटा। तो आप देखो क्या लिख सकते हो, टेंशन एट बी डिवाइडेड बाई साइन 90। बोलिए बच्चों सही है ना, बराबर। हाँ, अब बच्चों हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से, बेटा अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, है ना? तो अगर ये 37 डिग्री है बच्चों, तो ये पाई माइनस 37 होगा, है ना, ये वाला एंगल। तो बेटा मैं लिख सकता हूं टेंशन एट सी जो कि 900 है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, बच्चों बताओ कितना लिख दूं? इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है ना, तो पाई माइनस 37। बोलिए ठीक है बेटा, ठीक है। अब बताइए इस पूरी इक्वेशन में मेरे पास क्या अननोन है, टीबी ही तो अननोन है। टीबी की वैल्यू हो जाएगी, टीबी डिवाइड बाय साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया, 900 साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन पाई माइनस थीटा, अरे साइन 37 होगा बेटा, तुम लोग भूल गए ना एएसटीसी रूल, बेटा साइन 37 होगा। देखिए मैं फिर से याद दिला देता हूं, जब भी पाई और 2 पाई रहता है, सुन लीजिए बच्चों फिर से, इस तरह की गड़बड़ी बिल्कुल मतलब आपके पूरे नंबर ले जाएगी। देखिए साइन पाई हो 2 पाई हो, है ना, तो कॉस पाई हो 2 पाई हो, साइन पाई हो 2 पाई हो, टैन पाई हो 2 पाई हो, उसके आगे प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, हमेशा साइन ही आता है, मतलब हमेशा, मतलब वही रिपीट हो जाता है। जैसे कॉस पाई प्लस माइनस थीटा, साइन पाई प्लस माइनस थीटा, टैन पाई प्लस माइनस थीटा, इन सब के आंसर टैन ही आएंगे, टैन थीटा आएंगे, साइन थीटा आएंगे, कॉस थीटा आएंगे, जो भी होगा। ऐसे ही 2 पाई के लिए होता है, 2 पाई प्लस माइनस, बच्चों गड़बड़ ना करिएगा नहीं तो सारी मेहनत। तो ये हो गया। अब क्योंकि पाई माइनस 37 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, पाई माइनस 37 सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका भी आंसर पॉजिटिव आएगा, साइन 37। तो 900 डिवाइड बाय साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 3/5। तो ये कैंसिल होकर बच्चों 1500 बन जाएगा। तो टेंशन एट बी की वैल्यू 1500 आएगी। जैसे ही आपने बी निकाला, आपके सारे आंसर गलत हो गए, केवल यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। फिर भी अगर आपको निकालना है टेंशन एट ए, तो बेटा देखिए टेंशन एट ए, तो मैं लिख दूंगा ऐसे कि टेंशन एट बी डिवाइड बाय साइन 90 बराबर टेंशन एट सी डिवाइड बाय साइन पाई माइनस 37 और बराबर टेंशन एट ए, बताओ बच्चों थोड़ा सा मदद कर दो, टेंशन एट ए डिवाइडेड बाई कितना लिख दूं बच्चों, पाई प्लस 37। कितना लिख दूं, तुम लोग जितना बोलोगे उतना लिखूंगा। मैं थोड़ा सा एंगल हाईलाइट कर दूं ताकि तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा आसानी हो। मुझे ये एंगल लिखना है क्योंकि टेंशन एट ए के ऑपोजिट ये वाला एंगल है। बोलो 90 प्लस 37। बोलो बच्चों ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, आपको टीबी डिवाइड बाय साइन 90 की वैल्यू पता है, टीबी की वैल्यू 1500 है, तो 1500 डिवाइड बाय साइन 90 की वैल्यू 1। अब बच्चों आप इन दोनों को ले लो, है ना, तो ये बराबर हो जाएगा टेंशन एट ए टी ए डिवाइड बाय साइन 90 प्लस थीटा। बच्चों कितना होगा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 37 हो जाएगा, है ना। तो टेंशन एट ए की वैल्यू हो जाएगी 1500 इंटू कॉस 37। कॉस 37 होता है बच्चों 4/5, कैंसिल करेंगे तो 300 बचेगा, 300 इंटू 4 1200 हो जाएगा, है ना। तो देखिए टेंशन एट ए 1200, टेंशन एट बी 1500, टेंशन एट सी 900, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चों लामीज थ्योरम समझ में आई है और उसका एप्लीकेशन समझ में आया है? बोलो जल्दी से।
एक और लेता हूं बच्चों, सेम तरीके से सवाल है, आप गड़बड़ ना करिएगा भाई, समय लीजिए, आपको चाहिए तो मैं और समय दे दूंगा, लेकिन गड़बड़ ना करिएगा। अगला सवाल नोट कर लीजिए जल्दी से। ये बच्चों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लामीज थ्योरम। लगाऊं बच्चों, अगला सवाल लगा दूं? यस सर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लगा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। वैल्यूज देख के घबराना नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं बच्चों तुम लोग जो नहीं जानते हो, आराम से सॉल्व करो। मैं 2 मिनट इसके लिए देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अब ये कर लो पहले, फिर स्लाइड कर। सर इसमें 45 अच्छा बताया नहीं क्या? 90 mass is hung on a rope tied between two poles as shown in the figure. The tension T1 and T2 in the two parts of the rope are in. हाँ बेटा आप यही ले लो, T1 T2, ये T1 ले लो और ये T2 ले लो, ये T3 ले लो। T1 T2 T3 की वैल्यू बतानी है। बच्चों इसमें इन्होंने T1 और T2 के ही आंसर दिए हैं मुझे, मेरे हिसाब से तो, और थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आप देख लीजिएगा। बच्चों आए हैं क्या आंसर कुछ? बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? कैलकुलेशन ज्यादा है? चलो चलो ठीक है, मिल के सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है, ठीक है? तो बच्चों आपने सबसे पहले ये पॉइंट ओ पे लगने वाले फोर्सेस लिख लिए होंगे आप सबने, है ना? तो मैं भी लिख लेता हूँ बच्चों, T1। मिल के सॉल्व करते हैं, आप लोग बस बताते जाना, मैं कुछ गड़बड़ करूं या मैं कुछ पूछूं तो आप बता देना बस, ठीक है? चलो, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। बच्चों T3 की वैल्यू कितनी है? T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 न्यूटन। बोलो सही है बच्चों? यस सर। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ठीक। अच्छा बच्चों ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 45 और 30 75 हो गया, है ना? और 180 में से 75 घटाएंगे तो बच्चों 105 डिग्री आएगा ना? ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो अपन देख लेंगे। तो 90 डिवाइड बाय साइन ऑफ 105 डिग्री, ठीक है, बराबर। अब बच्चों T1 डिवाइडेड बाई
T1 डिवाइडेड बाई ये ऑपोजिट एंगल लिखना पड़ेगा। तो बच्चों किसी ने निकाला है क्या ऑपोजिट एंगल T1 के? कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा, कोई मदद करना चाहेगा कि सर T1 एंगल इतना होगा, 120 होगा, कैसे निकाला बेटा एक बार बताइए। हाँ ये 30 हो जाएगा और ये 90 है, तो 90 प्लस 30 120, सही है ना बेटा? एकदम करेक्ट है, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। चलिए बराबर T2 के ऑपोजिट एंगल बच्चों कितना हो जाएगा? ये वाला 135। हाँ T2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 135। बोलिए बच्चों सही है? ठीक है। अब बच्चों देखिए मजबूरी है कि आपको साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई तरीका बचता नहीं है। सर क्यों निकालना पड़ेगा? देखिए T1 की वैल्यू पूछी और T2 की वैल्यू पूछी है। T1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों साइन 120 इंटू साइन 105 इंटू 90 और T2 की वैल्यू हो जाएगी साइन 135 इंटू डिवाइड बाय साइन 105। तो साइन 105 की बच्चों वैल्यू चाहिए होगी। कोई बात नहीं बच्चों, साइन 105 निकालना ऐसा कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। बच्चों साइन 105 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? 145 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30 कितना बेटा? हाँ 105 निकालना है। हाँ बोलिए बेटा। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है। बच्चों इसको निकालने के लिए ना आप देखिए साइन 105 डिग्री है ना, तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए साइन 180 माइनस 75। ठीक है बेटा? तो साइन पाई माइनस थीटा एक्चुअली साइन थीटा ही होता है। तो साइन 105 की जो वैल्यू होगी वो साइन 75 के बराबर ही होगी। और साइन 75 को लिख देना पड़ेगा बच्चों साइन 30 प्लस 45। अब बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो क्या तुम सारे? हाँ एक सेकंड बच्चों, एक कंप्लीट कर लें फिर इसके बाद उससे आसान कर लेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए बेटा। साइन ए साइन बी और सॉरी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है? तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, कॉस 45 1/√2 और प्लस में आ जाएगा बेटा कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास √3/2 और साइन 45 1/√2। तो बच्चों ये बन जाएगा तुम्हारे पास 1/2√2। ठीक है? 1/2√2 ब्रैकेट के अंदर √3+1। कैलकुलेटिव था ये सवाल। √3+1 डिवाइड बाय 2√2। तो बच्चों ये साइन 105 डिग्री की वैल्यू इतनी आएगी। तो मैं जरा लिख देता हूं यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाई साइन 105 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √3+1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो 2√2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। T1 डिवाइड बाय साइन 120। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? साइन 120 कोई बताएगा बेटा? √3/2 हो जाएगी एब्सोल्युटली। तो √3/2, तो यहां से देखिए T1 की वैल्यू आ जाएगी T1 बराबर 90 डिवाइड बाय √3+1 इंटू 2√2। ठीक है? और मल्टीप्लाई होगा √3/2। देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √2 मिलकर √6 बन जाएगा। तो √6 डिवाइड बाय √3+1 और इंटू 90 करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास T1 की वैल्यू आएगी। तो 90 √6 डिवाइड बाय √3+1 है क्या बच्चों कोई ऑप्शन? हाँ ये वाला मैच कर जाएगा बच्चों, है ना? 90 √6 डिवाइड बाय √3+1, 90 √6 डिवाइड बाय √3+1। और कोई है क्या? 90 डिवाइड बाय रूट, ये तो 45 बन जाएगा। 90 √6, यही वाला मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन बन रहा है। फिर हमको T2 की वैल्यू भी निकालनी है बच्चों। तो T2 देखिए, T2 निकालेंगे तो 90 डिवाइड बाय साइन 105 बराबर T2 डिवाइड बाय साइन 135। साइन 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/√2 हो जाएगी, है ना? हाँ तो ये हो जाएगा एक्चुअली में साइन 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस 45 इज कॉस 45। ठीक है? तो 1/√2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना बनेगा T2 बराबर 90 डिवाइडेड बाई √3+1 इंटू 2√2, √3+1 इंटू 2√2। ठीक है? और इसमें √2 से और मल्टीप्लाई होगा इंटू 1/√2। तो बेटा यहां से √2 से √2 कैंसिल होगा
180 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1, 180 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1, पहला वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो देखिए लामीज थ्योरम लगाना था, कैलकुलेशन बच्चों अनडाउटेडली ज्यादा था। हाँ बेटा, कोई कुछ और कह रहा था कि सर एक तरीके से और कर सकते हैं, बताइए बेटा आप। हाँ, फोर्सेस बैलेंस करने से भी आसान रहेगा, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बेटा? कहाँ पे? साइन 105 को कितना लिख सकते हैं? 150 माइनस 45, लेकिन 150 कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। स्टैंडर्ड देखिए आपके 90 है, 180 है ना, और 270 है, 360 है। वो जो 4 एक्सिस होती है ना, 0, 90, 180, 270, वही आपके स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, 60 प्लस 45 बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, 60 प्लस 45 से बन जाएगा, बिल्कुल। 60 प्लस 45 कर देंगे तो देखिए आपका यही बनेगा मेरे हिसाब से। अगर आप 60 प्लस 45 करेंगे ना तो भी यही बनेगा। देखो बच्चों, बैलेंसिंग वाले जैसे ये सवाल था, ये बैलेंसिंग से सही से आ जाएगा। ठीक है, कि आप T1 का कर लो और T2 का कर लो। फिर भी बच्चों मेरे हिसाब से भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान एकदम तुरंत कर लोगे, थोड़ा बहुत उसमें मेहनत लगेगी। बैलेंसिंग वाले से करोगे ना तो ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा। जैसे बैलेंसिंग से मतलब क्या कि एक्स एक्सिस के फोर्सेस और वाई एक्सिस के फोर्सेस बैलेंस करने हैं। तो इसमें देखिए आपको लिखना पड़ेगा T1 cos 45, T1 cos 45 बराबर T2 sin T2 cos 30। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या लिखना पड़ेगा? T1 का ऊपर वाला कंपोनेंट मतलब T1 sin 45 और प्लस T2 sin 30, ये दोनों मिलके 900 को बैलेंस करेंगे। तो उसमें दो इक्वेशन बनेगी, मतलब आपको फिर T1 T2 में से एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आएगा। तो ऐसा नहीं कि उसमें तुरंत ही आ जाएगा, मेहनत दोनों में पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों लामीज थ्योरम से ही आप मतलब बढ़ो आगे। क्यों? क्योंकि चलो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, आपके पास सवाल आएगा तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि कैलकुलेशन कम हो। तो लामीज थ्योरम से बच्चों आप लगाओगे तो थोड़ा सा जल्दी आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बच्चों पूछ लो कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। बाकी आप कर सकते हो, एक्स एक्सिस के फोर्सेस बैलेंस कर लो, वाई एक्सिस के फोर्सेस बैलेंस कर लो, वो भी एक तरीका है। लामीज थ्योरम लगाना भी एक तरीका है। बच्चों समझ में आ गया है तो आप कॉपी ना करने के बजाय खुद से नोट कर लीजिए। बोलिए बेटा। चलिए अच्छा, नोट कर लीजिए, फिर बता दूंगा। क्या नहीं समझ में आया आपको? कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जो कहां पे आपको लग रहा है कि ये कैसे लिख दिया आपने? लिख लीजिए बच्चों, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लामीज थ्योरम का शायद मेरे पास एक और सवाल है। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर एक और सवाल होगा तो वो भी कर लेंगे। एक और सवाल है। ठीक बच्चों, जिनको नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए क्या है कि पॉइंट ओ पे लगने वाले फोर्सेस लिखिए। तो देखिए T1 ऐसे, T2 ऐसे, T3 ऐसे। ठीक है, T1 T2 T3, और हर एक का ऑपोजिट एंगल लिख लीजिए। जैसे T3 के ऑपोजिट एंगल 105 बनेगा, क्योंकि ये 45 है, ये 30 है, तो 180 में से घटाओगे तो ये एंगल आएगा। T2 के ऑपोजिट ये पूरा एंगल बनेगा, है ना, तो ये 135 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि ये 45 तो ये 45 और ये 90, तो 90 और 45 135, तो ये एंगल 135 बनेगा। ठीक है, और T1 के ऑपोजिट ये एंगल है, तो देखो ये 30 है और ये 90 है, तो 30 और 90 120, तो ये पूरा एंगल 120 बनेगा। ठीक है, तो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि T1 डिवाइड बाय साइन 120, तो T1 डिवाइड बाय साइन 120 बराबर T2 डिवाइड बाय साइन 135, T2 डिवाइड बाय साइन 135 बराबर T3 डिवाइडेड बाय साइन 105।
तो ये हो गया। अब हमें T1 की वैल्यू चाहिए तो sin 120 जाके इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो हमने sin 105 डिग्री की वैल्यू निकाली, वो इतनी आई, तो sin 105 डिग्री की वैल्यू यहां रख दी, तो 90 डिवाइड बाय sin 105, sin 105 हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2, तो √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2, अच्छा ये तो T2 निकाला मैंने, हाँ, √3 डिवाइड बाय 2 √2 है ना, ये T1 डिवाइडेड बाय sin 120 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 90 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 + 1, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 √2 √6 हो जाएगा, और 90 डिवाइड बाय √3 + 1 इंटू √6 आ जाएगा। कैलकुलेशन है बच्चे, है ना, उसमें तो मतलब मैं आपकी मदद ज्यादा कर नहीं सकता, कैलकुलेशन है, करनी है। तो 90 इंटू √6 डिवाइड बाय √3 + 1, तो पहला वाला ऑप्शन देखो, तो 90 इंटू √6 डिवाइड बाय √3 + 1 है ना। फिर आपको T2 निकालना है, तो sin 135 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sin 135 यानी 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, T2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कॉन्सेप्ट आपका बच्चों यही है। अगर आप मुझसे देखो एक सवाल में जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, वो केवल ये लाइन है बच्चों जिसमें फिजिक्स है, उसके अलावा sin 105 की वैल्यू निकालना, आप 60 + 45 कर सकते हो, पाई - 75 कर सकते हो, जैसा आपका मन हो, ठीक है। तो sin 105 आ जाएगा, फिर sin 105 की वैल्यू रखनी है, sin 120 आपको पता होना चाहिए, sin 135 पता होना चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन ले लूं बच्चों इस पे और, बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लामीज थ्योरम पे ही बेस्ड है, कोई नई चीज नहीं है बच्चों, एक बार फिर से ये देखिए, बच्चों आंसर आ जाए बता सकते हो आप। T1 T2 T3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सर ठीक है, T1 T2 T3 तीनों आ गए, यस सर ठीक। बच्चों मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ, सारे सब बच्चों के आंसर आने चाहिए बच्चों इस बार, है ना, 2-3 सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब आप लोग को दिमाग लगाना है, लामीज थ्योरम यूज करनी है और आंसर बताना है। ओके, कितने बच्चों के आंसर आगे, एक बार हाथ उठाइए तो। ओके, ठीक, चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले बच्चों फिर से एक बार पॉइंट ओ है, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखिए, लिख लीजिए, तो T1 कितना लग रहा है वो लिख लीजिए, T2 और T3, और एंगल्स नोट कर लीजिए बच्चों, जैसे T3 के ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल, T3 के ऑपोजिट एंगल ये वाला, जल्दी बता दो, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें।
तो T3 डिवाइडेड बाई साइन 90 बराबर T1 डिवाइडेड बाई, अच्छा T1 के ऑपोजिट एंगल बच्चों ये पूरा एंगल होगा, है ना, ये है, तो T1 के ऑपोजिट एंगल ये पूरा एंगल होगा बच्चों, तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90, तो साइन 150 हो जाएगा, है ना। देख लेना बच्चों, अगर कुछ तुम लोग का अलग आ रहा है तो बता देना। T1 T2, अच्छा T2 के ऑपोजिट एंगल बच्चों ये वाला एंगल होगा, ये पूरा एंगल, तो ये वाला तो 30 डिग्री है और ये 90 है, तो 120 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों जिसकी वैल्यू चाहिए, देखिए T3 तो बहुत आसान है, T3 की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी बच्चों, T3 की वैल्यू 50, बिल्कुल T3 में तो कोई संदेह नहीं है, 50 हो जाएगा, तो 50 साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, T1 की वैल्यू निकालनी है साइन 150, साइन 150 कितना हो जाएगा बच्चों, 90 प्लस 60, है ना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो T1 हो जाएगा 50 इंटू 1/2 यानी 25 न्यूटन, सही है ना, T1 25 आ गया। उसके बाद हमें T2 की वैल्यू चाहिए, तो T2 को चाहो तो आप इससे इक्वेट कर दो या इससे कर दो T3 से, तो T3 डिवाइड बाय साइन 90 बराबर T2 डिवाइड बाय साइन 120, साइन 120 90 प्लस 30 इज cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, T2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 √3 आ जाएगा, है ना, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 25 √3। अब बिल्कुल आसान सा डिस्कशन, कितने बच्चों का सही आ गया था, T1 T2 T3 तीनों, हाथ उठा दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। आया बच्चों लामीज थ्योरम समझ में, बोलो, आएंगे सवाल तो कर लोगे लामीज थ्योरम वाले, ठीक। इसमें बच्चों बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, तीनों फोर्सेस लिखने हैं, उनके ऑपोजिट एंगल लिखने हैं और सिंप्लीफाई कर देना। हाँ, अब आपको टफ इसलिए लग सकता है, जैसे साइन 150 नहीं निकाल पा रहे हो या साइन 120 नहीं निकाल पा रहे हो या इनकी वैल्यूज याद नहीं है, हाँ तो मुश्किल लग सकता है बच्चों, अदरवाइज सवालों में कुछ भी नहीं है, विद इन 1 मिनट बिल्कुल इजिली हो सकते हैं सवाल। एक और बच्चों देखिए इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशन, तो एक सवाल बच्चों और मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद एक सवाल आपको करना होगा, तो मैं ये सवाल आपको समझाता हूं, पहले आप लिख लो पहले अगर किसी का रह गया है। दिखाऊं बच्चों अगला सवाल, ठीक, देखिए, तो अगला सवाल बच्चों कभी कभार ऐसे कुछ केसेस बन जाते हैं, तो मैं एक सवाल आपको कराता हूं, फिर अगला वाला सवाल आपको दिमाग लगा करना है। जैसे बच्चों इस सवाल में बोला गया है कि 70 kg मैन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ 50 kg लिफ्ट, बच्चों जो ये मैन है इसका मास 70 kg है और लिफ्ट का मास 50 kg है, ठीक है, weighing machine 50 kg lift pulls on the rope which supports the lift as shown in the figure, find the force with which man should pull the rope to keep the lift stationary, also find the weight of the man as shown by the weighing scale। तो बच्चों आपको सवाल में पूछा गया है कि बताओ कि ये जो मैन है ये कितना टेंशन लगाए रोप पे कि ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी रहे, है ना, मतलब मैन और लिफ्ट मूव ना करें, उसके बाद वेइंग स्केल कितना रीड करेगी वो भी बताना है सवाल में, ठीक है। तो बच्चों जरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैन भी नहीं मूव कर रहा है, लिफ्ट भी नहीं मूव कर रही है, तो एक काम कर लेते हैं, मैन और लिफ्ट को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं बच्चों 50 और 70 120 किलो का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बोले ठीक है, मान सकते हैं बच्चों दोनों को एक जैसा कि नहीं मान सकते, बोलो एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं दोनों को नहीं मान सकते। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी बच्चों, अगर वो कंडीशन फॉलो होती है तो दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, वो कंडीशन क्या थी, किस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट में वो बात बताई थी, हाँ सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, बिल्कुल सही है। तो क्या बच्चों दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, बोलिए, तो दोनों को सेम ऑब्जेक्ट मान लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें नहीं पता मैन कितना टेंशन लगा रहा है, मान लेते हैं बच्चों टेंशन जो मैन अप्लाई कर रहा है वो टी है, बोलिए ठीक है बेटा, तो देखिएगा ये पूरा टेंशन टी, इस वाले ये टेंशन देखिए बच्चों, ये रोप गई घूम के इधर आई, तो क्या बच्चों इधर भी टेंशन टी ही है, अगर इधर टेंशन टी है तो बच्चों क्या इधर भी टेंशन टी बोल सकता हूं या अलग टेंशन हो जाएगा,
ठीक है, ध्यान से देखते रहिए बच्चों। अच्छा, इधर टी 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 टी, इधर कितना होगा बेटा? टी। सबको समझ में आती है ये बात? ठीक। एक और सवाल पूछता हूं बच्चों, ये जो पुली है, ये जो सीलिंग से लटकी हुई है, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? है ना, ऊपर की तरफ बच्चों 2T हो जाएगा। मेरी बात मानते हो आप सारे? ठीक है। और देखिए, और बच्चों ये जो सीलिंग यहां से अटैच है पुली, यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा? ये भी 2T हो जाएगा। बोलो मानते हो बच्चों? ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है 120 किलो का, क्या बच्चों इसमें मैन और लिफ्ट दोनों हैं? बोलिए बच्चों। तो मुझे इस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस लिखना है। मैं इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे थोड़ा मदद करिए, कौन कौन से फोर्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहला फोर्स बच्चों, सबसे आसान वाला कौन सा हो गया बताइए? ग्रेविटी हो गया बच्चों, नॉर्मल सबसे। ठीक है, तो 120 जी, तो ये तो यही हो जाएगा। बोलिए ठीक है। चलिए, और फोर्सेस बच्चों जरा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि मैन और लिफ्ट को अगर मैं एक ऑब्जेक्ट मान लूं, तो मैन और लिफ्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? जो जो तुम कहोगे वही वही लगाते जाएंगे। चलो। अच्छा, टेंशन लग रही है, कौन वाली बच्चों? ये वाली टेंशन, ये वाली टेंशन को आप बोल रहे हो? कौन सी टेंशन बोल रहे हो? मतलब टेंशन 1, टेंशन 2, टेंशन 3? हाँ, सारी सेम है। बिल्कुल सर। हाँ, सारी सेम है बच्चों, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप आपके हिसाब से कौन सी टेंशन है जो मैन और लिफ्ट में लग रही? पहली वाली, दूसरी वाली, या तीसरी वाली? पहली वाली ना बच्चों? हाँ, पहली वाली ही रस्सी है जो आदमी को कनेक्ट कर रही है ना? तो पहली वाली रस्सी। हाँ, तो ये देखिए बच्चों, मैंने लगा दिया मैन प्लस लिफ्ट में एक टेंशन टी, जो कि ये वाली है। मेरी बात समझ में आई है बच्चों सभी को? उसके बाद आओ, क्या बच्चों ये 2T मैन और लिफ्ट को सपोर्ट कर रही है, या ये पुली पे लग रही है? ये वाली 2T पुली को लग रही ना, मैन और लिफ्ट से तो कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ये टी, इसका कोई मैन और लिफ्ट से लेना देना है क्या बेटा? इस वाले 2T का है ना बच्चों? यही देखो, यहां पे पुली मैन प्लस लिफ्ट से अटैच है ना यहां पे, तो ये 2T सपोर्ट करेगा बेटा, तो ये 2T लिख दिया। ठीक है। और बताइए बच्चों, क्या ये वाला टेंशन किसी तरीके से मैन और लिफ्ट को सपोर्ट कर रहा है क्या? अच्छा, इस टेंशन का क्या रोल है? ये किस पे लग रहा है? ये वाला टेंशन, ये जो स्ट्रिंग में है, ये वाला टेंशन किस पे लग रहा है? ये वाला मैं पॉइंट कर देता हूं, ये वाला टेंशन ये किस पे लग रहा है बच्चों? पुली पे लग रहा है। वेरी गुड। और ये वाला टेंशन, ये जो नीचे की तरफ एरो है, ये वाला टेंशन किस पे लग रहा है? ये सीलिंग पे लग रहा है, सही है ना बेटा? ये वाला टेंशन, ये जो नीचे वाला, मतलब ये जो ऊपर की तरफ एरो है, ये पुली पे लग रहा है, और ऊपर वाला एरो किस पे लग रहा है? ऊपर की पुली पे। ठीक है, ये हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं है, सवाल में रोल नहीं है, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे यहाँ पे 2T के दो दो एरो हैं बच्चों, तो ये जो नीचे वाला एरो है वो किस पे लग रहा है? नीचे वाला एरो, नीचे वाला एरो बच्चों पुली को सपोर्ट कर रहा है ना? ये जैसे ये है, ये 2T है, तो ये क्या कर रहा है? पुली को रोक के रख रहा है ना, नहीं तो पुली नीचे गिर जाएगी। बोलिए ठीक है। और वो जो ऊपर वाला एरो है ना, ऊपर वाला एरो आप देख रहे होंगे, ये वाला, इसको जूम कर रहा हूं, वो नीचे की तरफ लग रहा है, वो सीलिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना 2T। मानते हो बच्चों? इसमें देखिए, इसमें जो नीचे वाला एरो है, वो मैन प्लस लिफ्ट में लग रहा है। बोलिए ठीक है। और जो नीचे वाला एरो है, वो पुली पे लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब बच्चों ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है, बताओ? तो बताइए बच्चों, क्या लिख देना चाहिए फिर? रेस्ट पे है तो क्या लिख देना चाहिए? 3T बराबर 120 जी। बोलिए बच्चों, सबको समझ में आया है ये? तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, एक डाउट है मेरा थोड़ा, जिसको भी क्लिक कर जाए वो आंसर दे देना। हम लोगों ने ये मैन पे लगने वाला नॉर्मल और वेइंग मशीन पे नीचे की तरफ नॉर्मल, उसको क्यों नहीं काउंट किया है? बच्चों, मैंने मैन पे लगने वाला नॉर्मल और वेइंग स्केल पे लगने वाला नॉर्मल नहीं काउंट किया है, क्यों बेटा? हाँ, देखिए मैं उसका कारण काफी हद तक सही बताया आपने बेटा।
देखिए बच्चों, जो ये नॉर्मल है ना, जैसे आप मैन मान लीजिए अंदर खड़ा है, ठीक है, मैन वेइंग स्केल पे खड़ा है ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप मैन का mg नीचे लिखोगे और वेइंग स्केल का नॉर्मल ऊपर लिखोगे, बोलो यही करोगे ना बेटा। अब क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जब आप इस पूरे ऑब्जेक्ट पे देखोगे तो ये इंटरनल बन जाएंगे बच्चों, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इनको नहीं लिखा गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आप सभी को? ठीक है, तो नॉर्मल हम लोगों ने नहीं लिखा, अभी नॉर्मल का जिक्र होगा, अभी आएगा देखना। तो टेंशन की वैल्यू 4g आ जाएगी, मतलब बच्चों टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। सारे बच्चों को समझ में आया है? Yes, sir. ठीक। अब देखो, अब हमसे सवाल का अगला हिस्सा पूछा गया, फाइंड द वेट ऑफ द मैन एज शोन बाय द वेइंग मशीन। तो हमें बच्चों मैन का वेट बताना है जो वेइंग स्केल शो करे। तो बच्चों वेइंग स्केल क्या शो करती है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखाया था। वेइंग स्केल क्या शो करती है बेटा? नॉर्मल। हाँ, तो बच्चों ये मैन हो गया, ये मैन थ्रेड पकड़ के रखा है, ठीक है, थ्रेड पे ऊपर हो गया टेंशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, केवल मैन की, लिफ्ट की नहीं कर रहे इस बार। तो बच्चा मैन पे केवल टेंशन लग रहा है ना, देखिए ऊपर की तरफ, बोले ठीक है। और क्या लगेगा बच्चों, और बताओ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं मैन पे, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। mg, बिल्कुल mg नीचे हो गया। और बताइए बेटा, और कुछ लग रहा है? नॉर्मल लग रहा होगा, कौन लगाएगा बेटा नॉर्मल? Big machine. वेइंग स्केल या वेइंग मशीन लगाएगी। क्या बच्चों जो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, इनमें से किस फोर्स के बराबर होगी वेइंग मशीन की रीडिंग? नॉर्मल के बराबर होगी, बोलिए सही है बेटा। तो बच्चों ये मैन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो क्या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू मिला के किसके बराबर होगी बच्चों, टेंशन और नॉर्मल मिला के mg के बराबर होगी। तो बच्चों टेंशन की वैल्यू 400 है, नॉर्मल हमें निकालना है, मास बच्चों 50 है, तो 50 इंटू जी 500 हो जाएगा, बोलिए बेटा ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू यहां से देखिए कितना, सॉरी नॉर्मल की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, 100 न्यूटन। तो क्या वेइंग स्केल 10 किलो या 100 न्यूटन रीड करेगी, बोलिए बेटा। Yes, sir. क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, फिर इसी से मिलता जुलता एक सवाल करेंगे। लिए हम्म हम्म। एक सेकंड, अच्छा मैन का वेट 70 है क्या, मैंने 50 ले लिया। हाँ हाँ सही कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो ये बच्चों 700 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख देना 70 इंटू 10, 700 हो जाएगा, तो 700 उधर जाएगा, 300 हो जाएगा, सही है ना बेटा। अब हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था, देखिए बेटा वो और ज्यादा तरीके से प्रेस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जैसे आप ध्यान सुनना, आप जमीन पे खड़े रहो, ठीक है, और आपसे कोई रस्सी ऊपर से फेंक दे और आप उस रस्सी पे पकड़ के चढ़ने लगो, तो आप जमीन को कम फोर्स से प्रेस करोगे ना, कुछ देर बाद मान लो अगर आपके पास काफी ताकत है तो आप रस्सी से चढ़ के ऊपर पहुंच जाओगे थोड़ा सा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप ग्राउंड छोड़ते जाओगे, ठीक है, और आप टेंशन बिल्कुल भी रस्सी को ना पकड़ो, तो आप पूरे वेट से ग्राउंड को दबा रहे हो। लेकिन अगर रस्सी आ गई ऊपर से और रस्सी को पकड़ के खींच रहे हो, तो फिर आपका ग्राउंड पे प्रेस करना कम हो जाएगा। हम्म। Yes, हाँ हाँ, तो फिर तुम बताओ बेटा, आप क्या करते फिर अगर एक्सेलरेशन होता, पूरा सिस्टम ऊपर तरफ जा रहा होता, फिर क्या करते? थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, फिर मैं तो हूं ही। तुम्हें क्या लगता है किस इक्वेशन में चेंज करना पड़ता? नहीं नहीं, एफबीडी सेम रहेगा, चलो मैं हिंट दे देता हूं, यही रहता है एफबीडी। अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो बच्चे बस यही लिख देते आप, और क्या करते, बस यही तो हो जाता, बोलिए। तो अब बताइए फिर कौन सा इक्वेशन चेंज होता, फिर क्या लिखते आप? बिल्कुल, 3t बराबर m इंटू जी इफेक्टिव, सही है ना।
हो गया बच्चों सबका? ठीक। बच्चों एक इसी से मिलता जुलता सवाल है, मैं करवा दूं, नहीं तो फिर समय चला जाएगा, फिर आप लोग भूल जाओगे अगली क्लास में। जिनका रह गया बच्चों थोड़ा सा बाद में लिख लीजिएगा फिर। टीपीपी, अरे यार रुक जाओ थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट इसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कर लेते हैं, इसका एक सवाल कर ले, नहीं तो तुम लोग सब कल भूल जाओगे, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बस एक सवाल करते हैं इस पे, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी बच्चों की, एक एंड पे ये लिफ्ट है बच्चों ऐसे, और दूसरे एंड से ये थ्रेड आ रहा है, और इस थ्रेड को एक इंसान पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। वेइंग स्केल पे खड़ा है इंसान, ये वेइंग स्केल है, और थ्रेड को पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, सच दैट बैलेंस है ना, लिफ्ट मूव नहीं कर रही, एक्सीलरेट नहीं कर रही है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है। मैन का मास बच्चों 80 किलो है, लिफ्ट का मास 40 किलो है। आपको बताना है बच्चों कि पहला, मैन कितना फोर्स लगा रहा है लिफ्ट को रोके रखने के लिए, दूसरा वेइंग स्केल की रीडिंग बताना है। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, और आदमी कितना फोर्स लगा रहा होगा इस पूरी चीज को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, ओके। बच्चों इसमें थोड़ा सा ना, चूंकि मेरी ड्राइंग का रिस्ट्रिक्शन है, ये जो टेंशन है वो लिफ्ट पे वापस नहीं लग रहा है बच्चों, है ना। यहाँ पे होल है, मान लीजिए यहाँ पे ना जगह है, तो रस्सी नीचे आ रही है और वो मैन के हाथ में है, तो फिर रस्सी वापस से यहाँ पे नहीं अटैच है, उस चीज का ध्यान रखिएगा, और रस्सी होल के थ्रू मैन के हाथ में आ रही है और मैन पूरा सपोर्ट कर रहा है। टेंशन कितना बोल रहे थे बेटा, कितना आ रहा है टेंशन? 600 आ रहा है। और वेइंग स्केल की रीडिंग? ठीक, गुड। देखिए बच्चों, इसमें आप फिर से एक बार पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम लिफ्ट प्लस मैन का, ठीक है। तो इसमें ऊपर की तरफ टेंशन टी, सेम टेंशन टी, तो लिफ्ट और मैन का अगर हम लोग टोटल कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बच्चों 120 किलो की एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक टेंशन मैन की वजह से आ रहा है और एक टेंशन जो थ्रेड की, तो ये वाले टेंशन की वजह से ये लिख दिया है, और ये जो दूसरा एंड जुड़ा हुआ है ये है। अब चूंकि एक्सेलरेट नहीं कर रही है बच्चों, तो 120 जी नीचे की तरफ हो गया, तो 2t मिलके 120 जी के बराबर होगा, यानी 1200, तो टेंशन की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 600 न्यूटन। उसके बाद रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल निकालना है बच्चों, तो आप फ्री इसकी मैन की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो मैन जो है वेइंग स्केल पे खड़ा हुआ है बच्चों कुछ इस तरह से, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ, mg हो जाएगा बच्चों 80g, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ। बच्चों आप बोलेंगे टेंशन प्लस नॉर्मल रिएक्शन मिलके 80g के बराबर होगा। हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी, टेंशन 600 है, तो 600 प्लस नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 800 के बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 200 न्यूटन आएगी, ठीक है। बच्चों कितने बच्चों के टेंशन और नॉर्मल दोनों सही थे, एक बार हाथ उठा दो तो आइडिया लग जाए मुझे। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, वेरी गुड। समझ में आए बच्चों, ये वाले प्रॉब्लम्स हल कर लोगे अब, इस टाइप की कुछ चीजें आएंगी तो?
Yes, sir. बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद तुम लोग की छुट्टी है। इनमें से कौन से फोर्सेस हैं जो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? बच्चों कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें? लामीज थ्योरम है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लामीज थ्योरम लगाने के लिए बच्चों हमें एंगल भी तो पता होना चाहिए ना। ऑप्शन ऑप्शन थर्ड सही है बेटा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि बच्चे, हाँ, कि देखिए अगर इनको इक्विलिब्रियम में होना है ना, तीन फोर्सेस को अगर इनको इक्विलिब्रियम में होना है तो इनको ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा, मैंने बताया ना बच्चों। और ट्राइंगल के लिए कंडीशन होती है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। बोलिए सही है ना बेटा? या फिर दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। बोलिए ठीक है? तो समेशन जो है दो साइड का बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों देखिए 5 3 8, 8 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। 5 3 8 9 से छोटा है, ट्राइंगल नहीं बनेगा। 5 3 8 6 से बड़ा है, ट्राइंगल बन सकता है। 5 3 8 15 से छोटा है, ट्राइंगल नहीं बनेगा। बच्चों मेरी बात समझ में आई है? हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। डीपीपी आज डिस्कशन नहीं हो पाई है, कल कोशिश करेंगे कि 2 डीपीपी कर लेंगे डिस्कशन। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सो मच। ओके।